हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमसीआरई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन 13 जून को रिलीज हो चुका है। आप लोगों में से काफ़ी लोग फॉर्म को अप्लाई भी कर चुके हैं और परीक्षा प्रो के सीआरई बैच में एडमिशन भी ले चुके हैं। बट अभी भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं जिसमें लोगों को एग्ज़ाम के सिलेबस के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है जिसमें आप लोगों को इस एग्ज़ाम का डिटेल सिलेबस क्या है ये बताया जाएगा और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। स्ट्रेटजी और सिलेबस के लिए ये जो आप परीक्षा प्रो के प्रीवियस टॉपर्स थे इनसे इनपुट लिया गया है। इनसे मैसेज के थ्रू कुछ लोगों ने इनपुट दिया है, कुछ लोगों ने अपना वीडियो कॉल के थ्रू किया है मैसेज, जिसमें उन्होंने बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह उसका अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले तो थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल द टॉपर्स ऑफ परीक्षा प्रो ऑफ प्रीवियस सीआरई बैचेस। ठीक है, ये जो नाम है कुछ टॉपर्स के हैं परीक्षा प्रो के, इनमें से काफी लोगों ने आप लोगों के लिए इनपुट्स दिए हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स कैरियर। नाउ कमिंग टू द our main टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एमसीआरई 2026 एग्जाम का नोटिफिकेशन के बारे में। तो फॉर्म तो सिंपली फिल हो रहा है, उसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन है नहीं लोगों को फॉर्म भरने में, बट फिर भी थोड़ा सा बता रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग डेट 13 जून से स्टार्ट हुआ था और ये फॉर्म 3 जुलाई तक भरा जाएगा। 3 जुलाई तक शाम को 5 बजे तक ही ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, रात को 12 बजे तक नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म का लास्ट डेट 3 जुलाई है। जो एग्जाम का डेट आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है वो 25 से लेकर के 27 जुलाई तक का दिया गया है और ये एग्जाम का डेट उस पर तो लिखा रहता है कि ये टेंटेटिव है, बट सीआरई जो एग्जाम का डेट देता है अपने नोटिफिकेशन में उसी डेट पर एग्जाम भी हो जाता है। तो एग्जाम डेट को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एग्जाम हो जाएगा 25 से 27 जुलाई के बीच में। तो कुल मिला के आपके पास लगभग 35 दिन का टाइम बचा हुआ है और सीआरई हमेशा यही करता है, 35 से 45 दिन के बीच का टाइम देता है आप लोगों को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए और उसी के बीच में वो एग्जाम ले भी लेता है। और सीबीटी एग्जाम के बाद कोड 2 में आपका स्किल टेस्ट होता है जो कि सीबीटी एग्जाम के नॉर्मली 15 से लेकर के 25 दिन के बीच में होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन कुछ लोगों के माइंड में था कि क्या स्किल टेस्ट भी सीबीटी के साथ ही होगा, तो साथ नहीं होता है। पहले सीबीटी एग्जाम होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है और मेरिट लिस्ट के बाद ये लोग लगभग 15 गुना या 20 गुना बच्चों को लेते हैं क्वालिफाई करने वाले को, और उसके बाद उनका स्किल टेस्ट कराते हैं और स्किल टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों की बनती है। फॉर्म को फिल करने में कुछ कंफ्यूजन जो लोगों को आ रहा है, वो पहला आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंफ्यूजन है कि ओबीसी सर्टिफिकेट या वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट जो बनेंगे वो कब तक के वैलिड रहते हैं और किस फॉर्मेट में बनने हैं। तो देखिए, जो फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है अपने नोटिफिकेशन में उसी फॉर्मेट पे बनाना है आपको, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है। दूसरा, कब का होना चाहिए, तो जो क्रूशियल डेट होता है किसी भी नोटिफिकेशन का, उस क्रूशियल डेट के 1 साल के अंदर का होना चाहिए। ये क्रूशियल डेट क्या होता है? क्रूशियल डेट जो नोटिफिकेशन का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होता है उसे बोलते हैं क्रूशियल डेट। ठीक है, तो क्रूशियल डेट के 1 साल के अंदर का आपका अगर ओबीसी सर्टिफिकेट या इकोनॉमी की वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट हो, ठीक है, वो सारे के सारे वैलिड रहेंगे। उसके अलावा जो लोग जॉब में हैं, जो जिनको एनओसी की जरूरत पड़ती है फॉर्म भरते समय, उनके लिए ये है कि आप एनओसी में ऑफिस में अप्लाई किए हैं, अगर आपका एनओसी क्लोजिंग डेट से पहले मिल जाता है, ठीक है, तो आपको वही अपलोड करना है। और अगर आपका एनओसी किसी वजह से लेट हो रहा है, ठीक है, तो आप जो एनओसी के लिए जो अप्लाई किए हैं उसका रिसीविंग के सिग्नेचर के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपको होंगे उसका आप फोटो ले लीजिएगा या जिराक्स ले लीजिएगा, उसको आप अपलोड कर देंगे तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप ओरिजिनल जो आपको इशू हुआ रहेगा आपके डिपार्टमेंट से उसे आप सबमिट कर देंगे, वो मान्य रहेगा। उसके वजह से आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होता है। तो आप बिना एनी डाउट के, बिना एनी हेजिटेशन के आप फॉर्म फिल करके
एग्जामिनेशन दे सकते हैं अगर आपका एनओसी फाइनल नहीं आया है तब। अब नोटिफिकेशन में देखिए ये छोटी वैकेंसी आई हुई है। ये जो समर वाली वैकेंसी आती है, वैकेंसी बहुत बड़ी नहीं आती है। जो दिसंबर वाली वैकेंसी आती है, विंटर वैकेंसी सीआरई की, वो वैकेंसी अच्छी खासी आती है। तो नोटिफिकेशन में जो आपको दिया गया है उसमें इस बार वैकेंसी लगभग 39-40 पोस्ट के अराउंड है कोड 2 में। ठीक है, जिसमें डबल एओ की 3 वैकेंसी है, जाओ की 18 है और ऑफिस असिस्टेंट मिलाकर के भी 18-19 वैकेंसियां हैं। तो ये एक डिसेंट वैकेंसी आप मान सकते हो। 39-40 पोस्ट ठीक ठाक होते हैं, क्योंकि कोड 2 की वैकेंसी कभी बहुत ज्यादा नहीं आती। मैक्सिमम अभी तक 84-85 तक ही वैकेंसी आई हुई है, जो कि रेगुलर दिसंबर में आती है। ठीक है, परीक्षा प्रो पर हम लोग कोड 2 के डोमेन पार्ट की तैयारी करवाते हैं। बाकी और किसी पोस्ट के लिए हम लोग तैयारी नहीं करते। डबल ए हो, जाओ हो, ऑफिस असिस्टेंट हो, और उसके अलावा एक ये कोड 18 में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट होता है। ये 4 वैकेंसी इसकी भी आई हुई है। इसमें डोमेन पार्ट होता है, प्लस इसमें फायर सेफ्टी से रिलेटेड 20 नंबर के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो तो नहीं कवर होता है, बट बाकी जो 80 क्वेश्चन डोमेन के आते हैं वो कवर होता है। तो ये 4-5 पोस्ट है जिसके लिए परीक्षा प्रो पर आप लोगों को तैयारी कराई जाती है। आपका कोर्स परीक्षा प्रो ऐप में डिपार्टमेंट प्रमोशन एग्जाम टैब में आप देखेंगे तो सीआरई बैच के नाम से है। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जो एग्जाम होता है पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, जो कोड 2 का लैंग्वेज है वो केवल और केवल इंग्लिश है। ठीक है, कोई भी बायलैंग्वेज या कोई और अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते आप क्वेश्चन पेपर को, केवल इंग्लिश में ही आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरा, ये 1.5 घंटे का पेपर होता है, 90 मिनट का, और 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ये 100 क्वेश्चन जो हैं आपके, ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहते हैं आपके पेपर में। ठीक है, और हर एक सेक्शन का जो टाइम पीरियड होता है वो 18 मिनट का होता है। ठीक है, 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन विजिबल होंगे उस सेक्शन में, और 18 मिनट के बाद तुरंत ही वो नए सेक्शन पे चला जाएगा और आप वापस से अगेन पुराने सेक्शन पे नहीं जा सकते। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको 18 मिनट में ये 20 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट में आपके पास टाइम बचा और आप स्क्रॉल बैक करके वापस जाकर के जो क्वेश्चन आप नहीं किए हैं किसी दूसरे सेक्शन का, उसको आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन नहीं रहता है सीआरई में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने विजिबल हो, ट्राई टू डू योर बेस्ट और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अब ये जो 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके सीआरई में, ये 20 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन, इस 2 पार्ट में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक, और बाकी जो 80 क्वेश्चन होता है उसको ये लोग डोमेन पार्ट बोलते हैं, जिसमें पूरा का पूरा सर्विस रूल्स आता है आपका। सर्विस रूल्स का जो सिलेबस है इन लोगों ने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट इसका डिटेल सिलेबस क्या है वो नीचे हम आपको बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें, कई सारे लोग पूछते हैं कि सर इसमें इंग्लिश आता है कि नहीं आता। देखिए, 4 सीआरई के जो एग्जाम हुए उसमें 3 में इंग्लिश नहीं आया है, बट लास्ट टाइम जो सीआरई का एग्जाम हुआ था उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे 5-6। ठीक है, तो आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अनादर है कि ये जो 20 क्वेश्चन आता है इसका लेवल क्या होता है। तो जो एसएससी का प्री एग्जाम का लेवल होता है वही लेवल आपका ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर इन सब का होता है। बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी भी नहीं होता है, डुएबल होता है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के पोर्शंस को तो ज्यादातर लोग कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए लास्ट टाइम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इजी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा टफर साइड के आते हैं। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो सबको जीके पोर्शन में आती है कि जीके कहाँ से आता है। देखिए, जीके काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, ये आपका जो स्टैटिक भी आता है और करंट अफेयर भी मिला करके आता है। तो आपको लूसेंट प्लस लास्ट 6 मंथ का मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग का आप ले करके पढ़ सकते हैं। अगर उसमें से क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको कर लीजिए, अदरवाइज इस पोर्शन पे बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 क्वेश्चन हार्डली आएंगे। अगर आप 3-4 भी उसमें से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। बट अदर पोर्शन जो होगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, कोशिश करिए कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही से कर सकें।
कई सारे लोग लास्ट ईयर में हमको जो बताए हैं उसमें उन्होंने इस पूरे पोर्शन को ही स्किप कर दिया था या मिनिमम टाइम दिया था पढ़ने के लिए, जिसका खामियाजा उनको एग्जाम में देखने को मिला। तो ऐसा कोई मिस्टेक्स आप लोग मत करिएगा, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डोमेन और सर्विस रूल्स का पार्ट है। ठीक है, जो मेरिट बनती है आपके वो ओवरऑल नंबर से होती है, सेक्शनल नहीं होता है। तो ओवरऑल नंबर में इस 20 क्वेश्चन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आप अभी लास्ट में जब आपको कट ऑफ और मार्क्स, जनरल मार्क्स बताएंगे तो आप देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई है। तो उसमें किसी भी क्वेश्चंस को आप स्किप करके अगर चाहेंगे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप करके चाहेंगे कि आपको सफलता मिल जाए तो ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हर एक पोर्शंस को आपको पढ़ना है। होता क्या है कि डोमेन पार्ट आप लोगों के लिए नया होता है और आप लोग उससे डरे रहते हैं, तो आप लोग अपना सारा का सारा टाइम केवल डोमेन पार्ट पे ही लगा देते हैं। ठीक है, जिससे आप डोमेन पार्ट में तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, बट ये 20 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ये एक मिस्टेक है एग्जामिनेशन के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन अगर इक्वल मार्क्स के हैं और ओवरऑल मार्क्स से आपका कट ऑफ बन रहा है तो आपको सारी चीजें पढ़नी है। हाँ, आप किसी को ज्यादा टाइम किसी को कम टाइम अलॉट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी में, बट किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज का अपने प्रिपरेशन में ध्यान रखिएगा सब लोग। जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 नंबर के आते हैं, पर क्वेश्चन 4 नंबर। टोटल आपका जो पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, यानी 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचिए सब लोग एग्जामिनेशन में। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पेपर करके भी निगेटिव मार्किंग के चक्कर में अपना नंबर गवा चुके हैं। इसलिए अपने एक्यूरेसी पे भी वर्क करना जरूरी है प्रिपरेशन के टाइम पे। अब हम लोग इसके जो डोमेन पार्ट है जिसकी तैयारी परीक्षा प्रॉपर होती है उसके सिलेबस का जिक्र करते हैं हम लोग। देखिए, सिलेबस आपके जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो बहुत स्टार्ट में लिखा हुआ है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सीसीएस रूल, एफआरएसआर होगा और बेसिक कंप्यूटर होगा। और ये सिलेबस इतना शार्ट में लिखा हुआ है कि इसीलिए हर किसी को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आखिर ये इतना छोटा है क्या पढ़ने के लिए। देखिए, देखने में काफी छोटा है, इसका जब आप डिटेलिंग देखेंगे सिलेबस का तो ये ठीक ठाक सिलेबस है। और आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो जो ये सीसीएस रूल्स होता है ना, ये खुद ही अपने आप में 5 गवर्नमेंट के रूल से मिल करके बना होता है। सीसीएस रूल्स मींस लीव रूल आपका आएगा, इसमें एलटीसी रूल आएगा, कंडक्ट रूल आएगा, सीसीएस सीसीए रूल आएगा और पेंशन रूल्स आएंगे। ये पांचों टॉपिक सीसीएस रूल्स के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी सीआरई के एग्जाम हुए हैं हर एक एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। अभी तक सारे इन पांचों में से सबसे कम जो क्वेश्चन देखने को मिला है वो पेंशन रूल से देखने को मिला है। ठीक है, बट इसीलिए चांसेस है कि इस बार पेंशन रूल से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आए। हर एक टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 8 क्वेश्चन तक देखने को मिले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीसीएस रूल्स का टॉपिक है, सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो लिखा हुआ है आपका एफआरएसआर। एफआरएसआर एक काफी बड़ा टॉपिक है। एक आध बार तो क्वेश्चन केवल एफआरएसआर का फुल फॉर्म ही पूछ दिया था। ठीक है, कि इसमें आर क्या स्टैंड करता है या एफ क्या स्टैंड करता है। तो बेसिक से लेकर के थोड़ा मीडियम लेवल तक का क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में। एफआरएसआर अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसके अलावा जो टीए रूल होता है ये भी एफआरएसआर का ही पार्ट होता है। सीएस, एमए, कैट केसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं ये सब भी एफआरएसआर में ही तो इंक्लूड रहते हैं। तो ओवरऑल एफआरएसआर जो है वो कई सारे सब टॉपिक से मिलके बना हुआ है और ये सब टॉपिक सारे के सारे मिला करके आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। तो एफआरएसआर काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के एग्जाम, लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें केवल सीएस एमए से 18 क्वेश्चंस के आसपास एक पूरा सेक्शन ही बन करके आ गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके सिलेबस में कहीं पर जीएफआर मेंशन नहीं है, बट जीएफआर से क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहे हैं और मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका लिमिट क्या है, कैसे करना चाहिए, उससे रिलेटेड स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको जीएफआर भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आता है डीएफपीआर, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। देखिए, एम्स जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इसके ऊपर डीएफपीआर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, शुरुआती 2 बार के एग्जाम में डीएफपीआर से क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिले थे, बट उसके बाद एक क्वेश्चन पहले देखने को मिला और जो लास्ट दिसंबर वाला
वैकेंसी आया था, उसमें इससे 3 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो इस बार डीएफपीआर भी आपका जो रिकॉर्डेड कोर्स परीक्षा प्रो पर है उसमें पढ़ाया गया है। आपको डीएफपीआर भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग की है तो हो सकता है इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इस बार के एग्जाम में ज्यादा देखने को मिले। ठीक। और एक होता है मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर और आरटीआई। आरटीआई तो हर एक एग्जाम में आता है, क्योंकि हर एक बॉडी पर ही एप्लीकेबल होता है, इसलिए आरटीआई का बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए और इसीलिए बेसिक क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं अभी तक आरटीआई से। इन दोनों पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिले, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले और क्वेश्चन इजी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एमओपी और आरटीआई मिलाकर के आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। उसके अलावा एक जो आपके सिलेबस में लिखा है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखिए अलग से कोई टॉपिक नहीं होता। ये जो है सीसीएस रूल, एफआरएसआर, जीएफआर, आरटीआई, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते हैं। तो ओवरऑल ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ये हो गया, प्लस जो एमओपी है, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ये मिला करके आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। ठीक है, और एक चीज जो कहीं पे लिखी नहीं है आपके नोटिफिकेशन में, एम्स एक्ट। एम्स एक्ट से भी 2 से 3 क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहे हैं। एम्स एक्ट को पढ़ाया नहीं गया था परीक्षा प्रो पर, क्योंकि ये कहीं पे लिखा नहीं गया था। ठीक है, बट इस बार एम्स एक्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा कोर्स में। तो आपको ये ओवरऑल डोमेन का जो 80 क्वेश्चन है वो इसी पोर्शन से आने वाले हैं, और ये पूरा का पूरा हर एक टॉपिक क्लियरली एक्सप्लेन्ड एंड डिटेल में आपको परीक्षा प्रो पर पढ़ाया गया है। सीआरई बैच 2025-26 के नाम से कोर्स है परीक्षा प्रो ऐप में। ठीक है, आप उसे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ये एक रिकॉर्डेड बैच बनाया गया है आप लोगों में, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को फिनिश कर सकें। हालांकि ये जल्दी से जल्दी फिनिश करने के चक्कर में कुछ मिस्टेक्स भी देखने को मिले हैं, जिसे लोगों ने बताया हमको, उनका एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं कि कई लोग करते क्या है कि क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग 10 से 15 घंटे तक एक दिन में पढ़ाई कर लेते हो। ठीक है, तो कई लोग करते क्या है कि सारे के सारे सिलेबस को 7 से 10 दिन के बीच में फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। इससे होता क्या है कि आप इतना ज्यादा घंटे एक साथ पढ़ाई करते हो कि जब पूरा फिनिश हो जाता है, आपके मन को तो संतुष्टि मिल जाती है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको अच्छे से नहीं आ पाती है। ठीक है, माइंड को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स को रिटेन करने के लिए भी वक्त चाहता है। इसीलिए आपको एक कंटिन्यूएशन में लगातार पढ़ाई 10 घंटे की नहीं करनी है, कि बस माइंड जो है वो पूरा का पूरा डल हो जाए और चीजों को एक्सेप्ट ही ना कर पाए। आपके सामने वीडियो चलता रहे, आपके सामने नोट्स चलता रहे और आपको लगे कि आप पढ़ रहे हो, बट एक्चुअल में माइंड चीज को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा मिस्टेक्स आपको नहीं करना है प्रिपरेशन में। सेकेंड थिंग जो आती है, वो लोग पूछते हैं कि क्या ये डुएबल है 35-40 दिनों में के अंदर की नहीं। तो देखिए, ये बिल्कुल डुएबल है। ये टोटल मिला करके आपके लगभग 110 लेक्चर के आसपास होते हैं। ठीक है, और लगभग 1 आवर का हर एक लेक्चर होता है आपका। ठीक, आप नॉर्मली इसको 20 दिन के अंदर कवर कर सकते हो। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 30 दिन के अंदर आप इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। इस कंफ्यूजन में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा। उसके अलावा एक कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि पीछे सीआरई में आता था कभी कभी आईपीसी सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, या इसका जो मॉडिफिकेशन हुआ है बीएनएस का उसके सेक्शन से क्वेश्चन आते थे। क्या कोड 2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं? तो बिल्कुल भी इस कोड 2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, अभी तक देखने को नहीं मिला है एक बार भी। तो अननेसेसरी आपको इस पार्ट को आईपीसी सीआरपीसी या बीएनएस को पढ़ करके अपना एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट नहीं करना है। आपका जो पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन आने वाला है वो पूरा सीसीएस रूल्स, एफआरएसआर, जीएफआर, डीएफपीआर, एमओपी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और एम्स एक्ट से ही आने वाला है। इससे बाहर अभी तक एक बार भी क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है, तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी रखिए सिलेबस को लेकर के, ना हो तो इसको किसी पेज पर लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। उसके बाद अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इस सारे टॉपिक्स को पढ़ने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिसको लेकर के मैंने कई सारे डिस्कशंस किए प्रीवियस ईयर टॉपर्स के साथ। तो देखिए, जो सीसीएस रूल्स के जो 5 टॉपिक्स हैं, उस पांचों टॉपिक्स को आप 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है,
एफआरएसआर को आप 5 से 6 दिन जी दीजिए। जीएफआर और एमओपी को मिला करके 3 से 4 दिन का टाइम आप दीजिए, और आरटीआई डीएफपीआर जिससे कि थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं कंपैरेटिवली अदर टॉपिक्स के, उसे 1 से 2 दिन के अंदर आप फिनिश करिए। टोटल आप 20 से 21 दिन के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और ये हो भी जाएगा। बहुत सारे लोगों ने किया है, और 2 एग्जाम्पल तो हमारे सामने ऐसे हैं जिन्होंने 20-21 दिन के अंदर पढ़ करके एग्जाम भी क्रैक किया हुआ है। तो ये कंप्लीटली डूएबल है। अपने माइंड से इस कंफ्यूजन को निकाल लीजिए कि इतना कम टाइम में प्रिपरेशन कैसे होगा। क्योंकि डोमेन जो होता है ना, ये एक कन्फाइंड सिलेबस का चीज है, इसमें अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता। रूल्स जो लिख दिए गए वो लिख दिए गए, उसमें बहुत ज्यादा फेर बदल नहीं किया जा सकता। इसलिए जो क्वेश्चंस भी आपको आते हैं वो स्ट्रेट वन लाइनर आते हैं, ज्यादा उसमें घुमाव नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल ढंग से पूछे जाएंगे, बट ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ साथ आपने फैक्ट्स को अगर याद कर लिया इन सारी चीजों का, तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर जाएंगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पढ़ते समय एक चीज का और ध्यान रखना है आप लोगों को, जब ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए एक ही टॉपिक को बार बार मत पढ़िए। ठीक है, पैरेलली 2 टॉपिक 3 टॉपिक का एक साथ प्लान बनाइए, क्योंकि माइंड में कुछ नई चीजें आती है तो माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, आपने सीसीएस रूल पता लगा कंडक्ट रूल स्टार्ट किया और एक दिन में पूरा का पूरा उसके जो 10 लेक्चर्स हैं वो 10 के 10 एक ही दिन में पढ़ गए। ऐसा मत करिए, आप उसको 3-3 4-4 घंटे का स्लॉट्स बनाइए। ठीक है, और 3 घंटे आपने अगर लीव रूल पढ़ा है तो बाकी 3 घंटे आप कंडक्ट रूल को दीजिए। ठीक है, इस तरह से अपने स्टडी को प्लान करिए ताकि माइंड कंटिन्यूअसली एक्टिव मोड में रहे। ठीक है, और आप जो भी पढ़े उसे अच्छे से कॉन्सेप्चुअल ढंग से आपके माइंड में वो स्टोर हो, ताकि आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। क्योंकि सर्विस रूल्स में कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है। जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम दिए थे उनमें बहुत सारे लोगों ने जो अपना अनुभव शेयर किया, जिनके अच्छे रैंक नहीं आ पाए, उसमें उन्होंने यही चीज बताया कि सर्विस रूल सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, और उस कंफ्यूजिंग को उन्होंने रिवीजन के थ्रू दूर नहीं किया, जिसके वजह से जब वो एग्जाम हॉल में पेपर उनके सामने आया तो उनको सही क्वेश्चन आते हुए भी उन्होंने गलत आंसर को मार्क किया हुआ है। ऐसी गलती नहीं करना है। आपको सर्विस रूल्स का रिवीजन बार बार करना है, कम से कम 5 से 6 बार चीजों को रिवाइज करना है, उसके बाद ही आपको एग्जाम में अपीयर होना है। और ये चीज पॉसिबल है क्योंकि 20-21 दिन में अगर आपका सिलेबस फिनिश हो जा रहा है तो उसके बाद आपको 15 से 20 दिन टाइम मिल रहा है। ठीक है, इस पूरे टाइम में आपको कुछ नहीं करना है सिवाय रिवीजन के। ठीक है, रिवाइज करिए, एमसीक्यू लगाइए, फिर रिवीजन करिए, फिर एमसीक्यू लगाइए, और देखिए कि क्या गलत हो रहा है, क्वेश्चन कहाँ पर गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है। इस चीज का एनालिसिस जब आप कर लेंगे तो आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल एकदम अच्छे से 100% प्रिपरेशन के साथ अपीयर होंगे। इसके अलावा एक कंफ्यूजन लोगों को रहता है जो पूछे हमसे, वो है कि सर 100 क्वेश्चंस किए जा सकते हैं इतने कम टाइम में? तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। देखिए, जो सीबीटी एग्जाम का जो नेचर होता है ना, ये हर सीबीटी एग्जाम में 2 ही चीजें मायने रखती है, वो है स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, बट सीआरई एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए एसएससी के जैसा नहीं है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डोमेन पार्ट का है, और डोमेन पार्ट आपको लगभग जीके के जैसा होता है, जहाँ पे आपको अगर चीजें पता है, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, तो आप विद इन ए सेकेंड आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो टाइम आपका कभी भी नहीं कम होने वाला है। आप आराम से 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। हाँ, डोमेन का जो कंफ्यूजन है, जो नॉलेज का एक्सपर्टाइज होना चाहिए, उसके लिए आपको रिवीजन करना होगा बार बार, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट्स के लिए जो आपका बैच है उसमें वीडियो है, आप वीडियो को पूरा का पूरा जब फर्स्ट टाइम देखिए तो 1x के स्पीड पर ही देखिए, वीडियो को तेज करके मत देखिए, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर पाए अपने अंदर। उसके बाद रिवीजन के लिए आपके पास पीडीएफ नोट्स पड़े हुए हैं रिवीजन के, जिसको कि आप प्रिंट भी ले सकते हो। प्रिंट लेकर के अपने पास रखिए और बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी एक्सरसाइज सेक्शन में एमसीक्यू अपलोडेड है। जो एमसीक्यू आपका इसमें अपलोडेड है वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसका स्टैंडर्ड अच्छा है। वो क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 100 से लेके 120 तक क्वेश्चन होंगे हर एक टॉपिक के।
बट वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं पे, और वो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं सर्विस रूल्स के। इसलिए जितने भी एमसीक्यू अपलोडेड हैं उसे आप अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। इसके अलावा आपको एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी क्यों है? पीछे मैंने बताया था कि एमसीक्यू बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना चाहिए, बट पिछला कुछ स्टूडेंट्स, लगभग 8 से 10 स्टूडेंट का जो रिव्यू आया मेरे पास, उसमें मैंने ये चीज को ऑब्जर्व किया कि वो वीडियो देखे, नोट्स भी देखे, सारे कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर है, बट वो एमसीक्यू को सॉल्व नहीं किए टाइम की कमी की वजह से। और इस वजह से जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन उनके सामने अपेयर हुआ तो वो सर्विस रूल्स का जो लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में फंस गए, और आता हुआ क्वेश्चन भी उन्हें समझ में नहीं आया एग्जाम हॉल में। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको सर्विस रूल्स का, लैंग्वेज का अच्छे से जानकारी होगा। फिर आपके सामने जब क्वेश्चन अपीयर होगा तो आप उस लैंग्वेज के कंफ्यूजन में नहीं फंसेंगे। इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करना जरूरी है, मस्ट है। बिना उसके क्या नाम है, एग्जाम हॉल में मत अपीयर होइए। कोशिश करिए, टाइम निकालिए, मैक्सिमम आवर को यूटिलाइज करिए, जिससे आपका वीडियो, नोट्स और एमसीक्यू तीन के तीनों आप अच्छे से करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अपीयर हुई। हाँ, इसमें एक चीज होता है कि बहुत लोग बहुत ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बुक वगैरह के पीछे भागते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। आपको लैंग्वेज समझना है, उसके लिए प्रॉपर एमसीक्यू अवेलेबल है। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। 100 से 150 क्वेश्चन आप हर एक टॉपिक के अगर कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल 100% है, और आप उससे एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। आपको कोई भी किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, किसी अदर सोर्स की जरूरत नहीं है। आपका जो कोर्स है वो पूरी तरह 100% कंप्लीटेड है, और इन्हीं कोर्सों से, इनके प्रीवियस ईयर कोर्सों से पढ़ करके ऊपर के जो मेंशन किया मैंने वो सब सब लोग टॉप किए हैं। ठीक है, तो कंटेंट आपका एग्जाम का ओरिएंटेड है, उससे बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। आपको अब सिर्फ मेहनत करना है, आप उस मेहनत को करिए और सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए उनके कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं, और पेपर किस टाइप का आया था उसका डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो सीआरई का कोड 2 का पेपर आता है वो इजी लेवल का आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मीडियम लेवल के होते हैं। आउट ऑफ 100 आप मान के चलिए कि जो 80 क्वेश्चन होते हैं वो 80 क्वेश्चन आपके इजी लेवल के होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन या शायद उससे भी कम ही आपको ऐसे मीडियम लेवल के देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर रहेगी तभी आप उसको हल कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं, विद इन ए सेकेंड वाले। ठीक, एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, जैसा एज इट इज आपके नोट्स में लिखा रहता है, वीडियो में बताया जाता है, वैसे वही लाइन जैसे छप करके आ जाती है। जो एक्सपीरियंस लोगों ने बताया है कि नोट्स और वीडियो से मिला करके कोई कह रहा है 68 क्वेश्चन आया था पिछली बार, कोई कह रहा है 70-72 आया था, ऐसे करके आया था क्वेश्चन। यानी आप अगर कोर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप उसमें आपको नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम हॉल में। जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो 20 हम बता रहे हैं, ये केवल पिछली बार के एग्जाम में आए थे। ये पिछली बार का जो विंटर सेशन का एग्जाम हुआ था उसमें मीडियम लेवल के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिनमें कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को पूछा गया था और उसमें लोग फंसे थे। इस वजह से इस बार के बैच को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में बनाया जा रहा है, ताकि और क्या नाम है, इस पोर्शंस को भी अच्छे से हल किया जाए। और इसी वजह से आप देखेंगे जो दिसंबर में वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ बाकी सारे सीआरई के कट ऑफ से कम गया था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो था वो कंपैरेटिवली टफर साइड था अदर एग्जाम्स। इसके अलावा लास्ट टाइम के जो पेपर है उसमें रूल नंबर से भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपके वीडियो में रूल नंबर वाइज ही पढ़ाया गया है सारी चीजें। तो आप रूल नंबर को भी ध्यान में रखेंगे अपने माइंड में, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाए। एक आध क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें क्लाज भी पूछा गया था, रूल नंबर के अंदर का क्लाज। उतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे एक आध क्वेश्चंस हमेशा उलझाने के लिए पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को आप क्लियरली स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो 100% मार्क्स से नहीं होता है। देखिए, टॉपर्स जो हैं वो हर बार 350 प्लस से ज्यादा स्कोर किए हैं, कभी 352, कभी 356, कभी 358 ऐसे नंबर स्कोर किए हैं। ठीक है,
बट जो कटाव आप देखिए 2024 का बना वो 320 के आसपास बना, 2025 में 310 के आसपास बना, और ये जो अभी पिछला एग्जाम हुआ है इसमें 298 कटाव था। क्यों? क्योंकि सीटें थोड़ी ज्यादा थी, प्लस एग्जाम भी थोड़ा सा टफर साइड था। ठीक, तो आपको अब टफर साइड के हिसाब से ही थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर एक दो क्वेश्चन लेंदी आते हैं तो आपको उसमें उलझना नहीं है, आपको बाकी 98 99 क्वेश्चन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप उसको हल कर सके। आप देखिए इस चीज को कि अगर आपको 320 310 नंबर अगर आपको चाहिए तो आप क्लियरली अगर आपके 85 मार्क्स 85 क्वेश्चंस अच्छे से अगर तैयार हैं और आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो तो आप इजीली कट ऑफ के अंदर हो। तो आपको 100 क्वेश्चंस के लिए नहीं प्रिपरेशन करना होता है, प्रिपरेशन हमेशा उतने के लिए करना होता है जितने में आप सेफ हो जाओ एग्जामिनेशन के लिए। और जो सेफ स्कोर अभी तक देखने को मिला है 4 थियरी में वो हमेशा 320 प्लस देखने को मिला है। 320 प्लस अगर मार्क्स आपके हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल ही कट ऑफ के अंदर रहेंगे। तो अपने स्टडी को आप लोग इस तरह से प्लान करिए कि आप इस सेफ स्कोर में हमेशा रहें। और ये इस ज़्यादा चीज़ें उसमें करनी नहीं है, सिलेबस बिल्कुल कन्फाइंड है। एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन पे अपने मैक्सिमम एनर्जी को और मैक्सिमम टाइम को आप यूटिलाइज करिए, आपका ये मार्क्स बहुत इजीली अचीव हो सकता है। ठीक, जो कोर्स है परीक्षा प्रो का उसका जो नाम है वो सीआरई बैच 2025-26 के नाम से है। आप इसे जाकर के परीक्षा प्रो एप्लीकेशन से ऑप्ट कर सकते हैं, या अगर आपको इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या डिटेल चाहिए तो आप एक नंबर है 8199000765, इस पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप कोई भी डाउट है उसको क्लियर करा सकते हैं। ठीक, थैंक यू।